नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ उन पन्नों को पलटेंगे जहां प्रकृति ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई है। हाँ, मतलब वो घटनाएं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, हम बात करेंगे कुछ ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं की जिन्होंने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि दुनिया का नक्शा और पता है सोचने का तरीका भी बदल दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसी 7 बड़ी घटनाओं पर आधारित है। 7 बड़ी घटनाएं? अच्छा। हाँ, चीन की बाढ़ से लेके इंडोनेशिया के ज्वालामुखी और हिंद महासागर की सुनामी तक, ये वो कहानियां हैं जिनमें तबाही है, दुख है और शायद कुछ सबक भी छिपे हैं ना? सबक तो हैं, बिल्कुल हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन त्रासदियों का पैमाना कितना बड़ा था, उनका असर कितना गहरा था और उनसे हमने क्या सीखा या शायद क्या सीखना बाकी है। हाँ, ये देखना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि जब कुदरत का कहर टूटता है तो इंसान कहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन हिलने या पानी चढ़ने से कहीं ज्यादा है। हर घटना के पीछे लाखों लोगों की जिंदगियां हैं जो उजड़ गईं। परिवार बिखर गए, हाँ, बस्तियां मिट गईं। हाँ, परिवार बिखर गए, बस्तियां मिट गईं। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, प्रकृति की शक्ति के आगे हम कई बार कितने बेबस हो सकते हैं। सही कहा। चलिए पहली कहानी पर आते हैं। 1931 में चीन में आई वो भयानक बाढ़। हाँ, 1931 वाले। सोचिए, चीन की 3 बड़ी नदियां यांगसी, ख्वाए और पीली नदी एक साथ उफान पर थी। तीनों एक साथ? बाप रे। हाँ, हफ्तों तक जोरदार बारिश होती रही, पहाड़ों की बर्फ पिघलती रही और नतीजा, पानी किनारों को तोड़कर दूर दूर तक फैल गया। शुरुआत में शायद लोगों को लगा होगा कि ये अब हर साल की तरह आने वाली बाढ़ है। हाँ, शायद सामान्य समझा होगा। पर ये कुछ और ही था। देखते ही देखते गांव के गांव पानी में समा गए, लाखों घर ढह गए। उफ। पूरा का पूरा इलाका मतलब पानी और कीचड़ के समंदर में बदल गया। ये मंजर कितना भयानक रहा होगा। भयानक से भी ज्यादा। देखिए, मौत के आंकड़े अलग अलग बताए जाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कुछ कहते हैं 10 लाख, कुछ तो 40 लाख तक का अनुमान लगाते हैं। 40 लाख? हाँ, लेकिन असल त्रासदी पता है पानी उतरने के बाद शुरू हुई। वो कैसे? जो बच गए उनके लिए खाने को कुछ नहीं था। बीमारियां फैल गई, हैजा, टाइफॉइड। ओहो, इसे आज भी आधुनिक इतिहास की सबसे घातक बाढ़ कहते हैं। डेडलीस्ट फ्लड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सच में? हाँ, यहाँ सीखने वाली बात सिर्फ चेतावनी प्रणाली या बांध बनाने तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये घटना दिखाती है कि जब इतने बड़े पैमाने पर नदियां काबू से बाहर होती हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए किस स्तर की तैयारी और क्या कहते हैं तालमेल चाहिए। हाँ, कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। उस समय शायद ये समझना भी मुश्किल था कि तबाही इतनी बड़ी हो सकती है। जल प्रबंधन की नाकामी ने इसे और भयानक बना दिया। चीन की ही एक और घटना पर आते हैं जिसने एक शहर को लगभग मिटा ही दिया। तांगशान भूकंप। हाँ बिल्कुल। 1931 की बाढ़ के करीब 45 साल बाद 28 जुलाई 1976 की सुबह 3:45 बजे का वक्त। सुबह हेबेई प्रांत का औद्योगिक शहर तांगशान, आबादी करीब 10 लाख और तभी 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। 7.5 काफी शक्तिशाली। शहर गहरी नींद में था और कुछ ही सेकंड में मतलब पलक झपकते ही पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में? हाँ, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। चारों तरफ चीख पुकार, धूल का गुबार और फिर मौत का सन्नाटा। ये सोचना भी मुश्किल है कि कुछ पल पहले जहां जिंदगी थी वहां अब सिर्फ तबाही थी। कैसे हो गया ये सब इतनी जल्दी? इसका एक बड़ा कारण था कि शहर तेजी से बढ़ रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। हाँ, इंडस्ट्रियल शहर था। बिल्कुल, लेकिन शायद इमारतें उस स्तर की भूकंप रोधी नहीं थे, बिल्डिंग कोड्स उतने सख्त नहीं थे शायद। अच्छा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,42,000 लोग मारे गए। 2,42,000? हाँ, हालांकि कुछ अनुमान इससे कहीं ज्यादा के हैं। लाखों लोग अचानक सड़क पर आ गए, बेघर हो गए, अस्पताल तक मलबे में दब गए। यानी मदद भी नहीं पहुंच पा रही होगी आसानी से? बिल्कुल नहीं। सड़कें, रेल लाइनें सब टूट गई थी। तांगशान का सबक सिर्फ मजबूत इमारतें बनाना नहीं है, ये दिखाता है कि तेजी से होता औद्योगिक विकास अगर सुरक्षित निर्माण के मानकों की अनदेखी करे, हाँ, तो वो प्रगति एक ही झटके में मलबे के ढेर में बदल सकती है। मतलब विकास का असल मकसद ही खत्म हो जाता है। सही बात है। धरती का एक झटका आपकी सारी तरक्की को शून्य कर सकता है अगर नींव ही कमजोर हो। बिल्कुल। अब जरा पानी की तरफ लौटते हैं, लेकिन इस बार समुद्र के रास्ते। 1970 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा था, भोला चक्रवात। भोला चक्रवात, हाँ, 1970 का। 12 नवंबर 1970 की रात इसने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है,
और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर हमला किया। रात के वक्त? हाँ, आधी रात का समय था। समुद्र में अचानक 40 से 50 फीट ऊंची लहरें उठी। 50 फीट? मतलब लगभग 4-5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। हाँ, सोचिए, ये लहरें किनारों को तोड़ती हुई जमीन में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। ओहो। हजारों गांव, झोपड़ियां, खेत, नावें सब कुछ बहा ले गईं, पलक झपकते ही। तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ। अनुमान है कि 3 से 5 लाख लोग मारे गए। 3 से 5 लाख? हाँ, ये आंकड़ा ऐसे इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बनाता है। और जो बच गए? उनकी हालत और भी खराब थी। पीने का साफ पानी नहीं, खाना नहीं, बीमारियां अलग। पानी उतरने के बाद चारों तरफ सिर्फ लाशें और बर्बादी थी। सच में बहुत भयानक था। उफ। भोला चक्रवात से जो सबक मिला वो सिर्फ चेतावनी प्रणाली की जरूरत नहीं बताता। तो फिर क्या? ये इस बात पर जोर देता है कि चेतावनी को सही समय पर सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना कितना जरूरी है। मतलब कम्युनिकेशन। हाँ, खासकर उन गलीब और दूर दराज के इलाकों में जहां लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सिर्फ तूफान का पता चलना काफी नहीं है। लोगों को उसकी भयावहता का अंदाजा देना और उन्हें सुरक्षित निकालना असली चुनौती है। सही कहा। और समुद्री तबाही की बात करें तो 2004 की हिंद महासागर की सुनामी, उसे कौन भूल सकता है? 26 दिसंबर 2004, वो दिन तो शायद ही कोई भूले। हाँ, इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास समुद्र के नीचे 9.1 तीव्रता का भूकंप। 9.1? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली कि कहा जाता है पूरी पृथ्वी थोड़ी कांप गई थी कुछ क्षणों के लिए। हाँ, महसूस किया गया था कई जगह। लेकिन असली कहर तो इसके बाद आया। भूकंप ने समुद्र में सुनामी पैदा की। हाँ, वो लहरें 40-50 फीट, कुछ जगहों पर तो शायद और भी ऊंची थीं, और बिजली की रफ्तार से तटों की तरफ बढ़ी और कई देशों तक पहुंची। हाँ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड समेत करीब 14 देश इसकी चपेट में आ गए। शहर के शहर, गांव के गांव मिनटों में पानी में समा गए। इसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। 2,30,000 से ज्यादा जानें गईं। 2,30,000? और लाखों लोग बेघर हुए। ये सिर्फ एक क्षेत्र की आपदा नहीं थी, ये एक वैश्विक त्रासदी थी। बिल्कुल। इसने हमें दिखाया कि समुद्र के नीचे होने वाली एक घटना कैसे हजारों किलोमीटर दूर तक मौत और तबाही ला सकती है। इसके बाद शायद चेतावनी सिस्टम पर काफी काम हुआ। हाँ, इस सुनामी के बाद ही हिंद महासागर में एक प्रभावी सुनामी चेतावनी प्रणाली, मतलब सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया। अच्छा। ये दिखाता है कि हम अक्सर बड़ी तबाही के बाद ही जागते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत को भी रेखांकित करती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आपदा से कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। सही बात। प्रकृति ने फिर याद दिलाया कि उसके सामने हमारी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। अब हम समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस भूकंप की ओर जिसे इतिहास का सबसे घातक भूकंप माना जाता है। 1556 का शानक्सी वाला, चीन का शैनसी प्रांत, 23 जनवरी 1556 की सुबह धरती कांपी। 1556, बहुत पुराना। हाँ, इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा अविश्वसनीय है, लगभग 8,30,000। 8,30,000, ये तो आज के जमाने में भी सोचना मुश्किल है। हाँ, इतना बड़ा आंकड़ा क्यों? क्या सिर्फ भूकंप की तीव्रता वजह थी? तीव्रता तो थी ही, लेकिन उस समय का रहन सहन, मतलब जैसे लोग रहते थे, उसने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। कैसे? उस इलाके में लोग अक्सर पहाड़ों में खोदी गई गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में? हाँ, जिन्हें याओडोंग कहा जाता है, या फिर मिट्टी और पत्थर के बने साधारण घरों में। ये संरचनाएं भूकंप का झटका बिल्कुल नहीं झेल सकती थी। अच्छा, तो वो एकदम से ढह गए होंगे। बिल्कुल। जैसे ही जमीन हिली, ये हजारों गुफाएं और घर ढह गए और लोग अंदर ही दबकर मर गए। सैकड़ों गांव नष्ट हो गए। ओह। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, नदियों के रास्ते बदल गए, भूस्खलन हुए, और जो बच गए उनके लिए कड़ाके की ठंड, भूख और बेघर होना मौत से कम नहीं था। यानी भूकंप के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांघाई भूकंप का सबक बहुत सीधा और कड़वा है। आप कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, ये तय कर सकता है कि आप बचेंगे या नहीं। मतलब सुरक्षित घर होना कितना जरूरी है। हाँ, सुरक्षित और मजबूत घर सिर्फ आराम की चीज नहीं, जिंदगी बचाने वाली ढाल होते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और उसकी ताकत को समझकर ही इंसान सुरक्षित रह सकता है। अब जमीन और पानी से हटकर आग और राख की बात करते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट? हाँ,
इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर माउंट तंबोरा नाम का ज्वालामुखी था जो सदियों से शांत था। तंबोरा। लेकिन 10 अप्रैल 1815 को ये फट पड़ा और ऐसा फटा कि इतिहास में दर्ज हो गया। 1815 का तंबोरा विस्फोट। हाँ, बहुत बड़ा था ये। कहते हैं विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 2000 किलोमीटर, अंदाजा लगाइए। हाँ, दिल्ली से चेन्नई जितनी दूरी तक 100 घन किलोमीटर से ज्यादा राख और पत्थर आसमान में उड़े। 100 घन किलोमीटर? ये इतना ज्यादा था कि पूरे द्वीप पर कई दिनों तक अंधेरा छाया रहा। दिन में रात हो गई थी। बाप रे। सीधे विस्फोट और गर्म लावा की चपेट में आने से करीब 10,000 लोग मारे गए। 10,000? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली तबाही बाद में आई। वो कैसे? ज्वालामुखी के बाद? हाँ। ज्वालामुखी की राख ने सारी फसलें बर्बाद कर दी, खेतों को ढक लिया, पीने का पानी जहरीला हो गया। नतीजा, भूख और बीमारियों ने मिलकर करीब 90,000 और जानें ले ली। 90,000 और? यानी कुल मिला के लगभग 1 लाख। हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और इसका असर सिर्फ इंडोनेशिया तक ही नहीं रहा। मतलब? वो राख हवा के साथ पूरी दुनिया में फैली और वायुमंडल में छा गई। इसमें सूरज की गर्मी को धरती तक आने से रोका। अच्छा। तो मौसम पर असर पड़ा। बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि अगला साल 1816 इतिहास में बिना गर्मी का साल कहलाया। द ईयर विदाउट अ समर। बिना गर्मी का साल? हाँ। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तापमान गिर गया, फसलें बर्बाद हुई और भयानक अकाल पड़ा। तो एक ज्वालामुखी ने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया। बिल्कुल। तंबोरा ने ये साबित कर दिया कि दुनिया के एक कोने में हुई घटना दूसरे कोने में बैठे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती है। ये ग्लोबल वार्मिंग से पहले का एक तरह का ग्लोबल कूलिंग इवेंट था। कमाल है। और इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी है जिसने दुनिया को दहला दिया था, क्रैकाटोआ। 1883 का। हाँ, ये जावा और सुमात्रा के बीच एक द्वीप पर था। अगस्त 1883 में ये फटना शुरू हुआ, लेकिन 27 अगस्त को 4 भयंकर धमाके हुए। 4 धमाके? इनमें से एक धमाका तो इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता है ये मानव इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाजों में से एक थी। सबसे तेज आवाज? हाँ, इसकी गूंज 3000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस तक सुनी गई। 3000 किलोमीटर? अविश्वसनीय। और इस धमाके ने समुद्र में भी भयानक उथल-पुथल मचाई। करीब 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा की। 40 मीटर? यानी लगभग 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। तंबोरा से भी ज्यादा ऊंची लहरें? हाँ, रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं। ये सुनामी लहरें आसपास के तटीय इलाकों पर कहर बनकर टूटी। गांव के गांव बह गए। करीब 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 36,000? इसके अलावा विस्फोट की राख और गैसें महीनों तक आसमान में छाई रही। इससे दुनिया भर में कई सालों तक मौसम में अजीब बदलाव देखे गए, जैसे सूर्यास्त के रंग बहुत ज्यादा लाल और नारंगी हो गए थे। अच्छा। क्राकाटोआ का विस्फोट दिखाता है कि जब ज्वालामुखी और समुद्र की ताकतें मिल जाती हैं तो विनाश कितना भयानक हो सकता है। हाँ, ये दोहरा झटका था। बिल्कुल। ये सिर्फ जमीन का फटना या लावा बहना नहीं था, ये एक साथ कई तरह की तबाही थी। धमाका, सुनामी, हवा में फैली राख और मौसम पर असर। स्रोत सही कहता है, ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि प्रकृति की विशाल योजना में इंसान वाकई कितना छोटा है। तो ये थी इतिहास की 7 सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की कहानियां। हाँ, झकझोर देने वाली कहानियां ये। चीन की बाढ़ और भूकंप, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, हिंद महासागर की सुनामी और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विस्फोट। हर कहानी दर्दनाक है, पर हर कहानी में कुछ सीखने को भी है ना? हाँ, और इन सबसे कुछ बातें साफ तौर पर उभरती हैं। जैसे कि? पहली, समय पर और असरदार चेतावनी प्रणाली का महत्व, वार्निंग सिस्टम्स। हाँ, वो तो हर घटना में दिखा। दूसरी, सुरक्षित निर्माण, खासकर भूकंप और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में। मजबूत घर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। तीसरी, प्रकृति की ताकत को कभी कम ना आंकना, वो अप्रत्याशित है, अपार है। बिल्कुल। और चौथी, ये समझना कि दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। एक जगह की आपदा का असर हजारों मील दूर तक हो सकता है, जैसा हमने तंबोरा और क्राकाटोआ में देखा। बिल्कुल। और ये सबक सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। नहीं, आज के लिए है। आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं, ये कहानियाँ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा और आने वाले खतरों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। एक और बात है,
जो इन सभी कहानियों में छिपी है और जिस पर शायद कम ध्यान जाता है। वो क्या है? वो है आपदा के बाद की तबाही। बाद की मतलब बाढ़ का पानी उतरने या भूकंप के झटके रुकने के बाद अक्सर भूख और बीमारियां कहीं ज्यादा जाने ले लेती हैं, जैसा हमने चीन की बाढ़ में देखा या तंबोरा के बाद। हाँ, ये बात तो सही है। तात्कालिक मौतें तो होती ही हैं, पर बाद का असर भी बहुत घातक होता है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी तैयारी सिर्फ आपदा आने तक सीमित है? क्या आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी योजनाएं उतनी ही मजबूत हैं जितनी होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हमारे मौजूदा वैश्विक सिस्टम भविष्य की किसी बड़ी आपदा के लंबे समय तक चलने वाले असर जैसे भुखमरी, बीमारी, विस्थापन से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। आपदा से बचना एक बात है और उसके बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना वो बिल्कुल दूसरी, शायद और भी बड़ी चुनौती है। हाँ। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। जरूर किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।